हेलो एवरीवन, मैं आप सबका अपने आसिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको हमारा भूगोल विषय का अध्ययन करवाऊँगी। भूगोल क्या है, भूगोल की क्या विचारधाराएं हैं, इनका अध्ययन आज हम करेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो उपयोगी लगते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो हम आपका और अपना समय नष्ट न करते हुए अपने विषय की ओर चलते हैं। तो भूगोल क्या है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन पहले हम कर लेते हैं। तो भूगोल क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। यह कथन आपके स्ट्रेबो का है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं भूगोल क्या है, स्वतंत्र विषय है, ये किसी के अधीन नहीं है, ये अपने में पूर्ण रूप से एक विषय है। इसका उद्देश्य क्या है, संसार या विश्व में जो भी चीज़ें हैं, लोग हैं, इनकी वनस्पति है, इनके रहन सहन है, ये जो भी है, इन सब का अध्ययन करना भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आकाशीय पिंड यानी हमारा ब्रह्मांड में मिलने वाले जो भी तारे हैं, जो भी इसके पिंड हैं, ग्रह, उपग्रह जो भी हैं, इनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। स्थल यानी जो धरती है, ये जो ग्रह है, धरती ये ग्रह है, पृथ्वी ये ग्रह है, उस पे जो स्थल है, महासागर हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, इस पे उगने वाली सभी फल हैं यानी फसलें हैं, कृषि का उद्योग है, भूधरातल कैसा है, इन सब का अध्ययन जो विषय करता है वो आप समझ लीजिए भूगोल है। ये स्ट्रेबो के कथन के हिसाब से है। आर्थर होम्स के अगर हम विचारों को देखें तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स के अनुसार क्या है कि पृथ्वी जो है हमारी केवल उस भाग का भूगोल अध्ययन करती है जो पृथ्वी का वह भाग जिस पे मानव रह सकता है, यानी मानव जहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक उसका जीवन हो सकता है, वो भूगोल है। इसका मतलब जहाँ तक के पेड़ पौधों की जड़ें जाती हैं वहाँ तक मनुष्य भी जा सकता है, जहाँ तक चिड़िया उड़ के जा सकती है, कीट पतंग रह सकते हैं, वहाँ तक मनुष्य भी रह सकता है। तो जहाँ तक इनका संबंध है वहीं तक मनुष्य का संबंध है, जहाँ तक मानव को रहने का स्थान वहाँ तक हो सकता है। इसलिए ऐसे स्थान धरातल के केवल उसी भाग का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये भाषा अगर हम देखें परिभाषा तो बहुत संकुचित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के कोर जो है आज भी गर्म है, जहाँ पर किसी भी किस्म की वनस्पति नहीं मिलती है, जहाँ पर कोई भी अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक अभी वो नहीं हो पाया, लेकिन हम उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो आर्थर होम्स की परिभाषा बहुत ज़्यादा संकुचित है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेबो की, तो स्ट्रेबो ने पूरा आकाशीय पिंड यानी कि जो भी हमारे भूगोल में हम अध्ययन करते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इरेस्थनीज नामक के ग्रीक विद्वान को जाता है। तो ये ग्रीक जो हैं विद्वान हैं उनको ये जाता है, इसलिए जो है भूगोल शब्द को अगर हम देखें तो भूगोल के क्या अर्थ होता है इसको भी हमें समझ लेना आवश्यक है। तो ये जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था शब्द का, इरेस्थनीज नाम के ग्रीक विद्वान हैं उन्होंने किया था। तो ये जो भूगोल शब्द है इसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है ग्रीक शब्द, दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है, जियो धन ग्राफ्स। ग्रीक ही दो शब्द हैं, जियो धन ग्राफ से। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का क्या अर्थ होगा, ज्योग्राफी का अर्थ होगा
ऐसा शास्त्र या ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी के का अध्ययन करता है, पृथ्वी का वर्णन करता है। अगर हम इसके हिंदी अनुवाद करते हैं तो ज्योग्राफी का अर्थ हो जाता है भूगोल। भूगोल का भी दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती और गोल का अर्थ होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। तो ये इसका क्या मतलब है, जो धरती या पृथ्वी का अध्ययन करता है, वर्णन करता है, ऐसे शास्त्र को हम भूगोल कहते हैं। लेकिन ये जो भूगोल का व्यवस्थित करने का श्रेय है, यानी भूगोल में क्या है, कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, अध्ययन करने का विषय क्षेत्र क्या है, ये जो एक व्यवस्थित किया गया है, इसका श्रेय जाता है यूनान के निवासियों को। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोडस में, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। तो ये जो है जस्ट पीरियोडस जो है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसके लेखक कौन है, हिकेटियस हैं, और ये जो है भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता मिली। यानी पहले लोग इसके विषय में रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अध्ययन नहीं करवाया जा रहा था। तो ये अध्ययन करने की स्वतंत्र रूप से कब इसको मान्यता मिली, 19वीं शताब्दी में मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल जो है मनुष्य अपने पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन में विकसित हुआ। यानी मनुष्य क्या है, ये जो मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ जो पारंपरिक संबंध है और उनमें जो ये एक संबंध के साथ ये जो एक करता है, संबंध स्थापित करता है, और इसमें जो भी कठिनाई आती है, उसमें जो भी ये बदलाव करता है, परिवर्तन करता है, उसके अनुसार अपने आप को या अपने अनुसार अपने लिए वातावरण को व्यवस्थित करता है, इसका अध्ययन जो किया जाता है, ये 20वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। अगर हम भूगोल की विचारधारा के विषय में बात करते हैं तो भूगोल जो है इसकी दो विचारधाराएं हैं। एक होता है संभववाद और दूसरा होता है आपका निश्चयवाद। इसके विषय में भी हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो भूगोल की जो विचारधारा है, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि दो पार्ट हैं, एक तो आपका है निश्चयवाद और दूसरा है आपका संभववाद। तो निश्चयवाद का जो मेन आपका जहाँ से ये मान्यता मिली है, ये अरस्तु ने निकाला है। अरस्तु इसके जनक माने जाते हैं। तो इसके जो प्रमुख भूगोलविद हैं, उसमें रिटर का नाम आता है, रिट्ज़ल का नाम आता है, एलन सैम्पुल हैं, हंटिंगटन हैं, ये सब इसमें प्रमुख भूगोलविद इसमें माने जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये निश्चयवाद है क्या, निश्चयवाद ये है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। इसका ये सीधा निश्चयवाद में ये माना जाता है, मनुष्य क्या है, प्रकृति का दास है। प्रकृति जो भी हमको जैसे दे रही है, हम उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं। ये विचारधारा जो है निश्चयवाद है। जैसे इनके जो भूगोलविद हैं, इन लोग का क्या मानना है कि अगर सूर्य मॉर्निंग में सुबह निकलता है तो हम सूर्य को शाम के टाइम या दोपहर के टाइम अपनी इच्छा के अनुसार फेरबदल नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा अगर रात को निकलता है तो हम उसका टाइम समय चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है, गर्मी वहाँ पे बहुत अधिक होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वहाँ जहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है वहाँ पर लोगों का रंग काफ़ी गहरा होता है, लोग मतलब कि लंबे होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम इसको कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य प्रकृति का दास है। पर्वतीय क्षेत्र के लोग छोटे कद के होते हैं, ठंडे शीत जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पर जो है बर्फ़ अधिक पड़ती है, वहाँ पर लोग जो हैं 6 महीना सूर्य नहीं निकलता है, वहाँ पर लोग गोरे चिट्टे होते हैं और वहाँ पर इस तरह के कार्य होते हैं। इसलिए जो है मनुष्य प्रकृति का दास है। ये किसका विचार है? निश्चयवादियों का विचार है। अगर हम बात करते हैं कि संभववाद क्या है, तो संभववाद निश्चयवाद के अपवाद है। मनुष्य प्रकृति क्या जो है दास नहीं है। ये लोग मानते हैं मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, मनुष्य प्रकृति का स्वामी है।
अब इनका क्या विचारधारा है, इसके जो अगर जनक माना जाए तो इसका जो जनक है ये अरस्तु का शिष्य प्लेटो। तो उनका विचारधारा क्या है, उनकी विचारधारा ये है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। और इनके प्रमुख जो भूगोलविद हैं वो कौन है, वाइडल, डिला, फ्रेबे, ब्लाश, ये सब इनको मानने वाले भूगोलविद हैं। और इनका मानना ये है कि मनुष्य प्रकृति में फेरबदल कर सकता है, बदलाव कर सकता है। जैसे विषुवत रेखा पे बहुत अधिक ज़्यादा सूर्य सीधा चमकता है, लंबा चमकता है, बहुत अधिक गर्मी होती है, लेकिन मनुष्य उनके अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। अपने हिसाब से वो नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है। वो वहाँ पर अपने लिए एसी का इंतज़ाम कर सकता है, ठंडे पंखे और कूलर का धीरे धीरे उसने आविष्कार करते हुए वो धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर वो स्वामी है प्रकृति का। जैसे रात के समय सूर्य नहीं निकलता, अंधकार है, तो उसके लिए मनुष्य ने क्या किया, प्रकृति को टक्कर देने के लिए चुनाव को स्वीकार किया और उसने बल्ब का निर्माण कर लिया, उसने आग का निर्माण कर लिया। सर्दी से बचने के लिए जहाँ पर 6-6 महीने तक के सूर्य नहीं निकलता है, ठंड बहुत पड़ती है, आग का आविष्कार हुआ और मनुष्य ने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली। प्रकृति जैसा चाहती है पूर्ण रूप से मनुष्य उसका ना तो स्वामी है और ना ही उसका दास है। मनुष्य प्रकृति का एक अंग है, प्रकृति ही का ही एक भाग है मनुष्य भी। और मनुष्य जो है ना तो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है। ठीक है, अंत में ये इस बात पर ये निष्कर्ष निकलता है, मनुष्य प्रकृति का ना तो दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है। मनुष्य प्रकृति का एक भाग है जो अपने अनुसार वातावरण को में बदलाव लाके उसको अपने रहने योग्य बना सकता है। और कहीं कहीं पे अब मान लीजिए कि अब कह दें कि प्रकृति का स्वामी है, तो अगर कहा जाए कि सूरज नहीं भाई पश्चिम के बजाय पूर्व के बजाय पश्चिम से निकले तो क्या निकल आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए ना तो प्रकृति का स्वामी है और ना ही प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। अब हम देख लेते हैं कि भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो भूगोल को 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक होता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में इसमें भी बहुत सारे अंग हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव भूगोल और आपका गणित भूगोल, मृदा भूगोल, वनस्पति भूगोल, पर्यावरण भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, मानचित्रण और सर्वेक्षण भूगोल, पर्यटन भूगोल। तो ये जो मानचित्रण भूगोल है, पहले ये केवल भूगोल को मानचित्रण के आधार पर ही केवल अध्ययन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय ने आगे बढ़ा वैसे वैसे भाषा को ये भूगोल की परिभाषा भी विस्तृत होती गई। तो दूसरा होता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या है, ऐतिहासिक भूगोल इसके अंतर्गत आता है, आर्थिक भूगोल आता है, यानी मनुष्य का जिसमें अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल क्या होता है, धरातल के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल में धरातल पर बसने वाले मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य का इतिहास क्या है, मनुष्य की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सब आपके ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल का भी अध्ययन होता है। तो अगर देखा जाए तो एक होता है भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल क्या है, जिसमें एक जैसी जलवायु जिस जगह पे धरातल के भाग में पाई जाती है, एक जैसा जहाँ का रहन सहन होता है, उन सबको एक प्रदेश के रूप में मान करके उनको प्रादेशिक भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगा, ये आपके लिए उपयोगी होगा। और आप वीडियो को लाइक करिए। और अगला क्लास हमारा ब्रह्मांड का होगा, हम उसमें ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, पिंडों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।